हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक कुमार जैन DKJ और रिलायबल इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आपको JEE मेन 3 सितंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है 9 AM to 12 वाला उसके सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहा हूं। तो इस पेपर में पहले क्वेश्चन से शुरू करें अगर अपन, तो इसमें एक स्क्रू गेज दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में और उसका पिच दिया हुआ है और नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पर कितने हैं वो दिए हैं और बाकी रीडिंग्स नहीं दे रखी हैं कि मेन स्केल रीडिंग कितनी, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी। और हमसे पूछा है कि बताओ इस क्वेश्चन से अगर हम रीडिंग लेते हैं तो क्या आंसर आएगा। तो उसके लिए हमने पहले लीस्ट काउंट निकाला। जैसा आप जानते हैं कि स्क्रू गेज में लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल होता है। तो हमें पिच भी दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल भी दिया हुआ है। तो उसकी मदद से हमने लीस्ट काउंट पता लगा लिया। तो लीस्ट काउंट आ गया अपने पास 0.002 सेंटीमीटर। अब आगे मेजर करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन ऑप्शंस जो हमको दिए हैं आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। तो जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं उसमें आखिरी डिजिट देखें अगर आप, ये तो 3, 5, 1, 3 तो और डिजिट है और एक वो इवन डिजिट है। और यहाँ जो लीस्ट काउंट आने वाला है उसमें आखिरी डिजिट जो आने वाला है वो 2 का मल्टीपल आने वाला है, इसका मतलब इवन आने वाला है। तो उसके करस्पॉन्डिंग इवन वाला आंसर जो है वो हो गया अपने पास कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें, एक टॉर्च बैटरी की बात चल रही है। इसकी लेंथ हमको L दे के रखी हुई है और इनर रेडियस, छोटी वाली रेडियस A और बाहर वाली रेडियस B है। बीच में मटेरियल की रजिस्टिविटी रो है और क्वेश्चन में हम बताना चाह रहे हैं कि हम इस बैटरी से एक रेजिस्टेंस R हमने जोड़ा है। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है इफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंस R देन द मैक्सिमम जूल हीटिंग इन R अकर्स। तो इस कैपिटल R में मैक्सिमम जूल हीटिंग कब अकर हो रही होगी, ये आप जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर सवाल है कि मैक्सिमम जूल हीटिंग के लिए कैपिटल R किसके बराबर हो जाना चाहिए, स्मॉल r के, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाना चाहिए, जो मैक्सिमम पावर थ्योरम में भी आप देखते हैं, है ना। तो अब हमें क्या है, ये कैपिटल R तो हमें दिया हुआ है, तो अब हमें स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है। ये जो बैटरी है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। ये भी बहुत ही पॉपुलर सवाल है कि सिलेंडर का जब हम रेजिस्टेंस इस तरह से निकाल रहे होते हैं तो करंट जब इसमें जा रही होगी ऐसे इस तरह से, तो अलग अलग सिलेंडर की जो रेडियस है वो अलग अलग बन रही होगी। इसका मतलब अब हमें इस सेल का रेजिस्टेंस निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए अपन ने x पर जाकर dx विड्थ का एक सिलेंडर ले लिया और उस सिलेंडर का जो रेजिस्टेंस बना dr उसे अपन कैसे लिख सकते हैं, रो L अपॉन A। तो इस दौरान हीट करंट, ये जो करंट है सेल वाली करंट, वो जो लेंथ क्रॉस कर रही है वो है dx अपॉन 2 पाई XL। तो इससे अपन इंटीग्रेशन करके स्मॉल r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिमिट कहां से कहां तक हो गई, A से लेकर B तक। तो ये हो गया अपने पास रो अपॉन 2 पाई L और dx अपॉन x का इंटीग्रेशन हो गया ln B बाई A। ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। और अगर हमें कैपिटल R में पावर मैक्सिमम चाहिए तो इस कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r यानी इसके बराबर हो जाए। तो जनरली सवालों में क्या होता था कि स्मॉल r दे देते और कैपिटल R के बारे में पूछते थे। अब की बार R की वैल्यू दे दी और बैटरी का कंस्ट्रक्शन इस तरह से दे दिया कि आपको स्मॉल r निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़े। बाकी लाइन तो वही रही कि मैक्सिमम पावर के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाना चाहिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आंसर हो गया वो आंसर हो गया 4th, दैट इज इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई L ln B बाई A। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें, वेवलेंथ 500 नैनोमीटर और 200 नैनोमीटर, दो अलग अलग लाइट हमने इस पे डाली है। और आप जानते हैं कि जब मेटल पे लाइट डालते हैं तो उससे जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस तरह से दी जाती है, hc बाई लैम्डा माइनस 5 बराबर ke मैक्स। अब हमने दो अलग अलग लैम्डा लिए तो दो अलग अलग तरह के ke मैक्स आएंगे, क्योंकि मेटल तो सेम रहा तो फाई तो सेम रहा। अब इस दौरान हमने जो लैम्डा लिया है वो पहले 500 नैनोमीटर है, फिर डिक्रीज करके 200 नैनोमीटर कर दिया। लैम्डा डिक्रीज करेंगे तो जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस के मुकाबले 3 गुना बढ़ गई। तो 3 गुना बढ़ गई, इसका मतलब अगर हम फर्स्ट केस की काइनेटिक एनर्जी को ke कहें तो सेकंड केस को 3 टाइम्स ke बोल सकते हैं। तो हमने अब यहाँ वैल्यू डाली तो अब अपने पास दो इक्वेशन हो गए और दो वेरिएबल कौन कौन से हैं अपने पास, hc और फाई। इन दोनों को डिवाइड कर दिया अपन ने तो hc और फाई की वैल्यू निकाल ली। तो इनको सोल्व करने पर hc की वैल्यू पता लग गई और फाई की वैल्यू पता लग गई। फाई आया वैसे 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन हमें इसकी नियरेस्ट आंसर देना है तो इसके नियरेस्ट आंसर जो है वो है 0.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया 0.61 यानी ऑप्शन 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉलिड सिलेंडर का है। ये लास्ट टू लास्ट ईयर भी आया था, तब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना था। इस बार उन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। तो लैंग्वेज में अगर आप देखें तो ऐसा दिया हुआ है कि फॉर गिवन मास, यानी एक इन्फॉर्मेशन तो हमको ये है कि मास गिवन है। दूसरा हमें लास्ट में पूछा हुआ है कि L/R की वैल्यू पता लगानी टू हैव मिनिमम पॉसिबल ऑफ आई की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। किसी भी चीज़ का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो आप जानते हैं कि हम उसे डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर करते हैं। तो di/dr करेंगे जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे जब अपन इसको, तो डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर करेंगे तो एक रिलेशन तो हमें उससे मिलेगा, और दूसरा मास गिवन है यानी मास कांस्टेंट टर्म है उससे मिलेगा। तो सबसे पहले तो अपन ने मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी बदलनी नहीं किसी मटेरियल की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक बार पानी बोल दिया तो पानी की डेंसिटी तो फिक्स हो गई, उससे अब आप कुछ भी चीज़ बना रहे हो डेंसिटी वही रहने वाली है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं इस सवाल में कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट। गैस वगैरह में तो क्या होता है कि डेंसिटी बदल जाती है, तो फिर वॉल्यूम भी उस हिसाब से चीज़ों में बदलाव हो जाता है, जैसे पिस्टन वगैरह कंप्रेस कर देते हैं। लेकिन ये तो सॉलिड है तो इसमें रो तो बदलेगा नहीं, तो रो नहीं बदल रहा होगा तो जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो गया। अब वॉल्यूम कांस्टेंट तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं अपन, πr² कांस्टेंट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हम जब इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालेंगे आई का, तो डिफरेंशिएट जब करेंगे, देखो मैं यहाँ नीचे डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो आई को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, m गिवन क्वांटिटी है ये तो कांस्टेंट रह जाएगा, और इसका 2r/4 प्लस 12/12 इंटू dl/dr बराबर 0। अब हमें यहाँ dl/dr की रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ से आएगी, मास कांस्टेंट होने से। मास कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन किया अपन ने, तो 2rl प्लस r² इंटू dl/dr बराबर 0। इससे हमें dl/dr की वैल्यू पता लग गई। ये dl/dr उठा करके अपन ने यहाँ पे डाल दिया, इससे हमें L/R जो चाहिए था वो पता लग गया। तो ये सवाल जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेते हैं इसका, और साथ में ये मैक्सिमम मिनिमम वाला कैसे पूछ लेते हैं, दोनों मिलाकर के भी पिछले साल पूछा हुआ था। तो करस्पॉन्डिंग आंसर आ गया इसका L/R बराबर √3/2, यानी आंसर क्या हो गया, आंसर 3। फिफ्थ क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, और इस तरह के सवाल ये काफ़ी पूछते हैं, तो आपको ये टाइप ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सवाल कैसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमें मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन पूछी है, तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाने पर ये तो B0 है, B बराबर B0 साइन ओमेगा t प्लस फाई, तो B0 की जगह यहाँ पर बस E0 आ जाना है, और जो फेज है वो वैसा का वैसा आता है, तो फेज वैसे के वैसे लिख दिया। तो अब हमें क्या क्या पता लगाना रह गया, एक तो हमें डायरेक्शन पता लगानी रह गई, और एक हमें E0 की वैल्यू पता लगानी रह गई। तो इस चैप्टर में वैसे दो ही फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला तो ये E max बराबर C इंटू बी मैक्स, या E बराबर C इंटू बी। तो इस रिलेशन से अपन E0 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें C दिया हुआ है और B की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, इससे हमने E की मैक्सिमम वैल्यू पता लगा ली। उसके बाद आप जानते हो कि लाइट की जो डायरेक्शन का प्रोपोगेशन की डायरेक्शन जो होती है वो कैसे देते हैं अपन, E×B से। E×B जो है वो डायरेक्शन C की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो देखो हमें बी की डायरेक्शन क्या दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की, वो दे रखी है आई कैप, पीछे टेस्ला लिखा हुआ है जो टी लिखा हुआ है, तो आई कैप जो है इसकी डायरेक्शन है बी की, तो बी की डायरेक्शन है अपने पास, और उसके अलावा लाइट के प्रोपोगेशन के यानी वेव के चलने की डायरेक्शन क्या है। वेव के चलने की डायरेक्शन के लिए मैंने आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जब kx प्लस ओमेगा टी होता है, यानी दोनों जगह प्लस होता है, मैं स्ट्रिंग वेव का रेफरेंस लेके याद दिला रहा हूं आपको कि जब दोनों जगह प्लस होता था तो डायरेक्शन क्या होती थी, माइनस। यहाँ x है तो इसका मतलब -x डायरेक्शन। अगर यहाँ ky प्लस ओमेगा टी होता तो -y डायरेक्शन, और दोनों में से किसी भी एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, यानी kx माइनस ओमेगा टी या -kx प्लस ओमेगा टी, डायरेक्शन क्या होती थी, +x। उससे हम वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन बताया करते थे। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इस लाइन को देख करके आप बता सकते हैं कि जो वेव का प्रोपोगेशन है, वेव का प्रोपोगेशन है कौन सी डायरेक्शन में है, y यानी j कैप, और प्लस आएगा कि माइनस आएगा, दोनों जगह प्लस है, दोनों जगह प्लस है, इसलिए डायरेक्शन क्या बनेगी, -j कैप। तो ये अपन ने वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन पता लगा ली, क्या, -j कैप। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव -j कैप, डायरेक्शन ऑफ बी क्या निकाली अपन ने, आई कैप। अब इन दोनों की मदद से अपन ई की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, तो ई क्रॉस बी शुड बी पैरेलल टू सी। तो यानी हम किससे क्रॉस प्रोडक्ट करें, आई का, आई मतलब बी की डायरेक्शन का, ताकि सी की डायरेक्शन यानी -j कैप आ जाए। तो इसका मतलब ई की डायरेक्शन -k कैप होनी चाहिए, तो हमने ई की डायरेक्शन पता लगा ली, ई का मैग्नीट्यूड पता लगा लिया, और ई का फेज तो जो बी का फेज होता है वही सेम फेज होता है, तो ई की इक्वेशन लिख दी, सेम फेज ऑफ बी, उसके अलावा साइन सब वैसा का वैसा ही, बस यहाँ E0 वो हमने निकाल दिया यहाँ पे, और डायरेक्शन वो हमने यहाँ पे पता लगा ली। तो इस तरह से इसके करस्पॉन्डिंग जो आंसर हो गया अपने पास वो हो गया 2, दैट इज E इक्वल टू E0 की वैल्यू डाल दी 9, और डायरेक्शन में -k कैप को माइनस यहाँ भेज सकते हो, और बाकी साइन के बाद ये फेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम का, और वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो दिया हुआ है 2i + 3j + 4k। जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसकी वैल्यू दे रखी है 10⁻³ टेस्ला में। और अब हमें इससे फोर्स पूछा है, और फोर्स के लिए हमें बताना है कि वो F × 10⁻⁹ न्यूटन हो, यानी 10⁻⁹ छोड़कर जो बचा हुआ फैक्टर है वो निकालना है अपने को। तो फोर्स के लिए अपन जानते हैं Q V × V फॉर्मूला होता है। Q की वैल्यू लिख दी अपन ने 10⁻⁶। V × V निकालने के लिए अपन I × J के निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया IJK, पहले क्या आया V आया तो क्या बन जाएगा 2 3 4, तो 2 3 4, और फिर क्या आया B, तो क्या आ जाएगा 5 3 - 6, 5 3 - 6, और साथ में ये B जो है उसका वैल्यू 10⁻³ में था इसलिए 10⁻³, ये 10⁻³ और ये 10⁻⁶, 10⁻⁹ हो जाएगा, और ये है I कैप, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया -18 और -12, फिर -j कैप, यानी ये लाइन छोड़ दें तो ये हो गया अपने पास -12 -20, प्लस के कैप, तो प्लस के कैप में ये लाइन छोड़ दें तो कितना हो गया 6 - 15, तो इसके करस्पॉन्डिंग f की वैल्यू आ गई 10⁻⁹ छोड़कर जो बची हुई टर्म है वो ये है, इसके करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया आंसर 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसी सोर्स की, 20 वोल्ट का RMS वैल्यू दिया हुआ है, R दिया हुआ है, L दिया हुआ है और C दिया हुआ है। तो सीरीज RLC सर्किट के लिए आप जानते हैं Z बराबर √R² + XL - XC का होल स्क्वायर। XL को ω L लिख दिया, XC को 1/ω C लिख दिया। थोड़ी सी कैलकुलेशन है सवाल में, लेकिन सोचना ज़्यादा नहीं है तो फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा दे दी है। तो ये सारी वैल्यू डालने के बाद हमें इसका इम्पीडेंस यानी Z पता लग जाएगा, दैट इज 834 ओम। अब क्या है कि इस सर्किट में ये जो भी पावर यहाँ खर्च हो रही होगी वो रेजिस्टेंस में खर्च हो रही होगी, उस कारण से रेजिस्टेंस गर्म हो रहा होगा, और गर्म होकर के उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कितनी देर में बढ़ जाएगा ये पता लगाना है। तो पहले तो सर्किट की पावर पता लगा लें। तो एवरेज पावर के लिए हम AC में फॉर्मूला जानते हैं VRMS IRMS cos φ, और चूंकि क्वेश्चन में V दिया हुआ है तो I को भी V के टर्म में कन्वर्ट कर लें, तो I को लिख दिया अपन ने VRMS/Z। तो यहां से, और cos φ का फॉर्मूला आप जानते हैं R/Z, तो ये बन गया VRMS/Z का होल स्क्वायर और इनटू R। ये हो गया एवरेज पावर। तो जो एवरेज पावर खर्च हुई इस सर्किट में वो कहाँ गई, रेजिस्टेंस में। तो रेजिस्टेंस का मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी को अगर अपन हीट का फॉर्मूला लिखें तो M × S, जो जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड में हमको दिया हुआ है M × S, है ना, ये M × S मिला करके दिया हुआ है। तो यह है 2 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल्टा टी 10 से हमें टेम्परेचर बढ़ाना है और पावर हमने निकाली दी, तो यहाँ से हीट की वैल्यू लिख दी अपन ने पावर इंटू टाइम, और उस हीट का यूज क्या हो रहा है, उस हीट का यूज टेम्परेचर बढ़ाने में हो रहा है, तो उसी हीट को लिख दिया हमने MS डेल्टा टी। तो यहां से हमने टी की वैल्यू पता लगा ली, तो करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया आंसर 3। 8 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो रेडियोएक्टिव मटेरियल है और उसका कितना फ्रैक्शन एक्टिव रहा उसके बारे में बताना है। तो n बराबर n नॉट e⁻ λt हम जानते हैं, जहां n नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम t होता है और n नॉट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होता है जो एक्टिव है। तो n/n0 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी वैल्यू गई e⁻ λt। अब हमें क्या है, t टाइम का n/n0 दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू कितनी रखी है 9/16, और हमसे t/2 टाइम का पूछा हुआ है। तो n/n0 बराबर t/2 टाइम का, तो यहाँ t की जगह t/2 डाल दें, तो t की जगह t/2 डाल दें तो e⁻ λt/2 हो गया। अब देखो e⁻ λt हमको अवेलेबल है, तो ये जो हाफ है इसको रिमूव कर दें, तो 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस हाफ को रूट ऑफ e⁻ λt लिख सकते हैं, और e⁻ λt हमको यहाँ 9/16 अवेलेबल है, तो रूट ऑफ 9/16 3/4 हो गया। तो फ्रैक्शन जो t/2 टाइम पर आया है, t/2 वाले टाइम पर, वो कितना आ गया 3/4, आंसर हो गया 1। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ इतना पूछा है अपन से कि एक बैलून जो है वो सडनली बर्स्ट हो गया, तो बर्स्ट अगर वो हो गया है तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे। तो हीलियम गैस को हम किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, तो बर्स्ट हो गया तो वापस से रिवर्स में तो प्राप्त कर नहीं सकते हैं, इसलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। और जो बर्स्टिंग है वो सडन प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, इसलिए हम उसको एडियाबेटिक कह सकते हैं। तो एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, दैट इज आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सिस प्रेशर इनसाइड सो बबल के बारे में बोला हुआ है। सो बबल के लिए हम जानते हैं कि एक्सिस प्रेशर जो है वो 2 सरफेस होती है, इसलिए 4T/R होता है। दोनों केस में 100 बबल सेम है, इसलिए सरफेस टेंशन कांस्टेंट T सेम रहेगा।
आर की वैल्यू अलग अलग के लिए एक्सिस प्रेशर की वैल्यू अलग अलग रहेगी। तो एक केस में 0.01 PATM दिया हुआ है एक्सिस प्रेशर और एक केस में 0.02 PATM। सरफेस टेंशन कांस्टेंट सेम है, रेडियस अगर R1 R2 है तो इन दोनों को डिवाइड करने पर अपने को R1 और R2 में रिलेशन पता लग गया, R1 = 2R2। हमें वॉल्यूम का रेशो पूछा है तो वॉल्यूम 4/3πr³ से अपन R³ के प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। तो R1/R2 का क्यूब, R1/R2 यहाँ से 2 है तो R1/R2 का क्यूब 8 हो गया। तो इसी करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट मूव कर रहा है और अभी बहुत ही लो ऑर्बिट में है, यानी अर्थ की सरफेस के नज़दीक है। तो अर्थ की सरफेस के नज़दीक है तो उसके लिए हम उसकी वेलोसिटी क्या ले सकते हैं, √gm/, फॉर्मूला होता है स्मॉल आर को कैपिटल R + h, लेकिन h नेग्लिजिबल माने तो कैपिटल R के बराबर ले सकते हैं। लेकिन हमने एक रॉकेट की मदद से इसकी जो स्पीड है वो बढ़ा करके √3/2 टाइम्स कर दी। अब हमने इसकी स्पीड √3/2 टाइम बढ़ाई तो अब ये सर्कुलर ऑर्बिट की जगह अब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में जाने लग जाएगा। तो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में जाने के दौरान हमें पूछा है कि बताओ इसकी मैक्सिमम सेपरेशन क्या रही होगी। तो जब सेपरेशन मैक्सिमम आएगी उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी और लाइन ज्वाइनिंग ये जो आरमेक्स है इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक तरह से पेरिजी हो गया इधर वाला तो और ये वाला एपोजी हो गया, दूर वाली डिस्टेंस। तो ग्रेविटेशन के जो भी सवाल हैं उनमें केवल 2 ही इक्वेशन का हमेशा यूज होता है जैसा आप जानते हैं। एक तो एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि रास्ते में इस पर हर वक्त जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हम हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं। और दूसरा है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के दौरान V और R का मतलब सेंटर से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का एंगल वैसे हर वक्त बदल रहा है, लेकिन जब डिस्टेंस मिनिमम और मैक्सिमम में तब वो थीटा 90 रहा होगा। तो इसलिए इस वक्त का एंगल 90 और इस वक्त का जो एंगल है वो भी 90 डिग्री के बराबर। तो 2 इक्वेशन जो हम यूज करेंगे वो क्या, एनर्जी कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पहले अपन एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी ½ m × v²। v² का मतलब यहाँ की जो वेलोसिटी है उसे क्या लिख सकते हैं, √3/2 × v0, जहां v0 की वैल्यू √gm/r है। पोटेंशियल एनर्जी m × v, सरफेस से डिस्टेंस इसकी सेंटर से RE तो -gm/r ही, और यहाँ के लिए लिखें तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv' और पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r max। और दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन mv1r1 = mv2r2, तो m तो कट ही जाएगा और v और r, तो यहाँ का v तो v के बराबर और r का मतलब r e के बराबर। v मतलब ये वाली वैल्यू यानी कितना, ये वाला v यानी √3/2 × v0, ये है ये वाला v। और v' mv' × r max, तो v' r max 2 वेरिएबल है अपने पास, तो दो इक्वेशन, इन दोनों को सोल्व करके अपन r max की वैल्यू पता लगा सकते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग r max की वैल्यू हो गई 3re। क्वेश्चन नंबर 12 में एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें 3 कैपेसिटर हैं और टोटल चार्ज वर्ड यूज किया हुआ है। तो टोटल चार्ज कितना है, 750 माइक्रोकूलम। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 750 माइक्रोकूलम चार्ज गया होगा और इसमें 750 माइक्रोकूलम चार्ज इधर जाकर के इधर और इधर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा 2 पार्ट में। तो 2 पार्ट में जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो किसको कितना मिला, उसके लिए हमें इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 20 वोल्ट। तो हम Q2 = C2V2 से इसका चार्ज और Q3 = C3V3 से इसका चार्ज पता लगा सकते हैं। देखो अब अपने पास C3 की वैल्यू अवेलेबल है और अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है, तो इस C3 पर चार्ज पता लग गया अपने को 8 × 20 दैट इज 160 माइक्रोकूलम। और टोटल चार्ज जो इधर से आ रहा है वो पता है अपने को 750 माइक्रोकूलम। अब इधर से आया 750, उसमें से इधर की तरफ जो चला गया वो है 160, तो 160 माइक्रोकूलम इधर चला गया, तो इधर जाने के लिए कितना बचा, 750 - 160, 750 - 160 यानी 590 माइक्रोकूलम। तो करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया 1। तो एक लूप दिया हुआ है इलिप्टिकल और उस इलिप्टिकल लूप को अपन एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हैं और अगर एक्स एक्सिस के अबाउट हम उसको रोटेट करेंगे तो बी और ए का बीच का एंगल टाइम के साथ बदल रहा होगा। इस तरह की स्थिति में जब बी और ए के बीच का एंगल टाइम के साथ बदले, हमारे पास जो फॉर्मूला है पावर के लिए ईएमएफ के लिए पहले NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो NB ओमेगा साइन ओमेगा टी या NB ओमेगा कोस ओमेगा टी बोल सकते हो, है ना। तो एन की वैल्यू यहाँ लूप एक ही है तो नंबर ऑफ टर्न जो है वो एक ही है और बी ओमेगा कोस ओमेगा टी में। अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में कि लास्ट लाइन में लिखा है एवरेज पावर लॉस इन द लूप। इस लूप में एवरेज पावर लॉस कितना हुआ होगा, तो पावर के लिए फॉर्मूला E²/R और एवरेज निकालना है अपने को, तो दोनों तरफ एवरेज ले लेंगे अपन। तो यहाँ से कितना हो गया E², B² A² ओमेगा स्क्वायर और cos² ओमेगा टी
ये तो गया ई स्क्वायर और एवरेज पावर निकाल रहे इसलिए अपॉन आर। लूप का रेजिस्टेंस हमको आर दिया हुआ है। कोस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हम जानते हैं हाफ होता है, तो इलिप्स का एरिया लिख दिया अपन ने पाई ए बी, तो उसका स्क्वायर हो गया पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसके करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया आंसर 1। 14 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक डायोड है जो फॉरवर्ड बायस है और इसका क्रॉस ड्रॉप जो हो रहा है वोल्टेज वो 0.5 वोल्ट है और 1.5 वोल्ट की हमने यहाँ बैटरी लगा रखी है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि यहाँ कितना मिनिमम रेजिस्टेंस लगाएं ताकि ये सेफ करंट पे काम कर सके और इसकी मैक्सिमम सेफ करंट जो है वो 10 मिली एम्पियर दे रखी है। तो हमने उसे करस्पॉन्डिंग करंट पहले ही 10 मिली एम्पियर मान ली ताकि सेफ करंट के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन कर सकें। अब 1.5 वोल्ट में से 0.5 वोल्ट तो डायोड के अक्रॉस चला गया, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज बचा वो कितना 1 वोल्ट, तो ये हो गया वी आर 1 वोल्ट बराबर आई करंट की वैल्यू में दे रखी 10 मिली एम्पियर, तो हमें इस आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आर हो गया 100 ओम, करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया आंसर 1। तो इस क्वेश्चन में एक रोप दे रखी है जिसकी लेंथ 12 मीटर और वेट इसका 6 kg है और यूनिफॉर्म रोप दे रखी है और यहाँ से हमने एक वेव पल्स जनरेट करी, तो जब यहाँ से ऊपर जा रही होगी तो इधर अगर उसका वेवलेंथ लेमडा 1 है तो यहाँ पहुँच करके वेवलेंथ लेमडा 2 क्या होगा। चूंकि बराबर एफ लेमडा की बात करें अगर अपन, तो सोर्स तो सेम है तो फ्रीक्वेंसी तो जो है वो सेम रहने वाली है। तो अलग अलग जगह अगर वेलोसिटी अलग अलग होगी जैसे रूट टी बाई म्यू, तो फिर लेमडा जो है वो भी चेंज हो रहा होगा क्योंकि टेंशन चेंज हो रही है। तो यहाँ की टेंशन को अगर T1 बोले अपन जो 2 kg यानी 2G के बराबर है और यहाँ की टेंशन जो है वो अपन 6 + 2 यानी 8G के बराबर बोलें, तो अलग अलग जगह टेंशन अलग अलग होने पर लेमडा की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो V बराबर एफ लेमडा में एफ सेम हो गया, तो V1 बाई V2 हम लेमडा 1 बाई लेमडा 2 के बराबर बोल सकते हैं। V बराबर है रूट टी बाई म्यू, तो यहाँ से T1 बाई T2 जो है रूट में वो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 के बराबर हो गया। T1 T2 की वैल्यू उठाकर वहां से डाल दिया अपन ने, तो इसे हमें लेमडा 2 पता लग गया, उसके करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया आंसर 2। तो इस क्वेश्चन में एक रोड हिंज है जो फ्री है रोटेट होने के लिए और एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है, वो किसी वेलोसिटी v से आता है, टकराता है, इसकी स्टिक हो जाता है और फिर वो अरेंजमेंट ऊपर की तरफ घूम रहा होता है। तो ऊपर की तरफ जाने के दौरान जब ये सिस्टम रेस पर आएगा यानी जो इसकी वेलोसिटी है वो जब 0 बनेगी उस वक्त तक ये कितने एंगल से घूम जाएगा ये हमें पता लगाना है। ये तो क्वेश्चन हुआ। अब इस तरह के क्वेश्चन में किस तरह से करते हैं सोल्व, एक तो अपन क्या क्या लगा सकते हैं, क्या हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, नहीं क्योंकि हिंज का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। हम क्या लगा सकते हैं, एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन में अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाए हिंज के अबाउट, तो हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखे तो कितना बन जाएगा mv × l, ये पॉइंट मास का और रोड रेस पर है इसलिए उसका 0 और कोलिजन के बाद पूरा अरेंजमेंट एक साथ ओमेगा से घूम रहा है तो आई ऑफ द अरेंजमेंट इनटू ओमेगा, तो आई ऑफ द रोड इज ml² 3 इनटू ओमेगा और पॉइंट मास का हिंज से डिस्टेंस जो है वो l है इसलिए आई की वैल्यू ml² इनटू ओमेगा। अब जैसे ही ये इसके टकराएगा, टकराते इसके स्टिक हो गया तो उसके बाद स्टिक होने के बाद हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, लेकिन पहले नहीं लगा सकते क्योंकि स्टिक होने के दौरान तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुई होगी। तो अपन क्या करें, हमें ये एंगल पता लगाना है, तो स्टिक होने के बाद, कोलिजन होने के बाद और यहां से ऊपर जाने के दौरान हमने एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर लिया। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन इस अरेंजमेंट की काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ऑफ द सिस्टम इनटू ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई ऑफ द सिस्टम इज ml² 3 इनटू ओमेगा स्क्वायर और आई ऑफ द सिस्टम में ही पॉइंट मास का ml², तो हाफ आई इनटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया इस अरेंजमेंट की जस्ट आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी। और जब ये इस हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा तो इसका ओमेगा 0 हो जाएगा, तो इसके पास सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बचेगी। तो कितने बचेगा mgh, और इस h की वैल्यू को क्या बोल सकते हैं, पूरा l और ये l cos थीटा, तो हाइट हुआ l - l cos थीटा, तो इट इज टोटल मास m इंटू g इंटू h। तो इसको सोल्व करने पर अपन ने cos थीटा की वैल्यू निकाली, ये आ गई 0.46। थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि cos थीटा ऐसा नहीं आया कि हम आंसर जो है इसका एंगल का याद हो, लेकिन जो ऑप्शंस अवेलेबल है उससे आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। जैसे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर cos 60 कितना होता है हाफ, दैट इज 0.5। ये 0.5 से थोड़ा सा कम है, तो 0.5 से थोड़ा सा कम है तो थीटा की वैल्यू 60 से थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि cos थीटा बढ़ाने के साथ कम हो रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60, चूंकि 0.5 से घटा है इसलिए थीटा जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा 60 से, तो 60 के जो नियरेस्ट वाला आंसर है वो है 63 डिग्री, तो करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया आंसर 2। तो
तो क्वेश्चन नंबर 17 में YDAC के एक्सपेरिमेंट में वेवलेंथ लेमडा हमको दिया हुआ है और स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस, तो यानी थीटा पूछा है। अब जैसे सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा की डिस्टेंस बीटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू को अपन बीटा बाई डी लिख सकते हैं। ये सेंट्रल से फर्स्ट मैक्सिमा के बीच की सेपरेशन हो गई बीटा, तो एंगुलर सेपरेशन थीटा हो गई। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू पता लग गई, क्योंकि थीटा स्मॉल होगा तो टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो बीटा बाई डी, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है लेमडा डी बाई डी, तो डी तो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से, तो लेमडा बाई स्मॉल डी बच गया। लेकिन देखो ये जब लेमडा और डी में वैल्यू डालोगे तो रेडियन में आएगी, डिग्री में कन्वर्ट करना है अगर अपने को इसको, तो 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये जो है डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो लेमडा और डी की वैल्यू दे रखी है अपने को, और 180/π की वैल्यू आपको याद होगी, बहुत रेगुलरली यूज करते हैं अपन इसको, 180/3.14 दैट इज इक्वल टू 57। तो ये हो गया 57/100 यानी 0.57 डिग्री, है ना। तो हमें डिग्री में चेंज करने के लिए इस 180/π से मल्टीप्लाई किया था, तो थीटा का आंसर हो गया 0.57 डिग्री। तो रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है हमें, और इसमें करंट जो फ्लो कर रही है उसमें हर साइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अंदर की तरफ आया, तो इसका मतलब सभी 6 कारण जुड़ करके और टोटल वैल्यू हम 6 बी ड्यू टू वन साइड करके पूरे हेक्सागन के कारण निकाल सकते हैं। और ऐसे 50 टर्न है, अगर ऐसे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो सभी के कारण टोटल मिला के निकालने के लिए n से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम जानते हैं एक साइड कारण फॉर्मूला क्या होता है, μ0I/4πr, और r की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये a है तो ये a cos 30 हो गया, तो r की वैल्यू हो गई a cos 30, वो हमने यहाँ डाल दी। sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, दोनों थीटा 1 थीटा 2 30 हो गए, और n नंबर ऑफ टर्न जो हैं वो 50 दे रखे हैं, तो B8 सेंटर की वैल्यू पता लग गई। हमें इन टर्म्स ऑफ μ0I/π के टर्म में निकालना था। इस सवाल में नया बस ये था कि नंबर ऑफ टर्न एक हेक्सागन होने की जगह वैसे 50 हेक्सागन है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, बाकी सब वैल्यू सेम है, तो इसलिए इंटू 50 और हो गया। तो करस्पॉन्डिंग आंसर इज 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राइटोमिक गैस दे रखी है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ट्रांसलेशनल का 3 और रोटेशन का 3 यानी टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल सकते हैं। यू का फॉर्मूला हम जानते हैं बाई 2nRT, एफ की वैल्यू दे रखी है 6, नंबर ऑफ मोल है 1, तो ये हो गया 3n की वैल्यू 1 डाल दी तो 3RT, तो करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया आंसर 4। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है और हमने इसे कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। हम जानते हैं कि दो आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर को जब कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन करते हैं तो उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता है जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और उससे हम जब आंसर निकालते हैं तो हम पाते हैं कि चार्ज रेडियस के प्रोपोर्शनल में बढ़ता है। तो इसका रेडियस का रेशियो 2:1 हो गया, 2r/3 रेशियो गया 2:1, तो चार्ज को 2:1 में बांटना है, यानी टोटल 3 हिस्से करने हैं जिसमें Q1 को 2 हिस्से देने हैं और Q2 को 1 हिस्सा देना है। तो टोटल चार्ज कितना है 12 और -3, इन दोनों का मिलाकर समेशन कितना हुआ 12 प्लस -3 दैट इज 9, तो टोटल चार्ज हो गया 9 माइक्रोकुलाम। हमें किस रेशियो में बांटना है 2:1 में, तो 3 हिस्से करें 3 3 3, इसमें से Q1 को 2 हिस्सा मिल जाएगा यानी 6 माइक्रोकुलाम और Q2 को 1 हिस्सा यानी 3 माइक्रोकुलाम, तो करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, एक कंटेनर है उसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, कुछ पोर्शन खाली है, और टेम्परेचर चेंज के साथ साथ जो खाली वाला पोर्शन है अनफिल्ड वॉल्यूम है अगर वो कांस्टेंट रहता है तो उसके लिए लिक्विड का वॉल्यूम कितना लिया होगा हमने। तो डिजिट लेकर समझा रहा हूं मैं, पहले यहाँ पर अपनी तरफ से अलग से डिजिट लिया है, सवाल वाला डिजिट आखिरी में डालेंगे। कि मान लो कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 10 लीटर है, उसमें लिक्विड 7 लीटर मान लिया, जैसे 7 लीटर, तो खाली स्पेस जो है वो भी 3 लीटर है। अब मान लो हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, उससे 10 से 11 हो गया, मतलब 1 का चेंज आ गया, तो अगर इसको सेम बने रहना है 3 लीटर तो वो पूरा 1 का चेंज लिक्विड में आ जाना चाहिए, यानी ये 7 से 8 हो जाए, अगर ये 1 से बड़ा है तो ये 1 से बढ़ जाए, ये 2 से बड़ा है तो 2 से बढ़ जाए, ताकि जो ये खाली वाला पोर्शन है वो सेम बना रहे। तो इसका मतलब क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना एक्सपेंशन कंटेनर का हो उतना ही एक्सपेंशन लिक्विड का भी हो। तो दोनों का एक्सपेंशन बराबर बराबर कर दिया अपन ने, डेल्टा वी कंटेनर बराबर डेल्टा वी लिक्विड। तो डेल्टा का फॉर्मूला अपन जानते हैं गामा वी डेल्टा टी, तो यहाँ से लिक्विड के लिए लिख दिया और ये कंटेनर के लिए लिख दिया, डेल्टा टी कैंसिल हो गया और हमें पता लगाना है वी लिक्विड। तो सारी वैल्यूज हमको दे रखी हैं, तो करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया 20। क्वेश्चन नंबर 22 में एक बॉल पर फोर्स लगा करके हम उसको कुछ देर डिस्प्लेस कर रहे हैं ताकि वो वेलोसिटी गेन कर सके मशीन की मदद से, और फिर उस मशीन की मदद से वो जब बॉल फेंकी अपन ने तो ऊपर की तरफ जब वो बॉल गई है यहाँ से कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बना दिया होगा ताकि ये जो बॉल है वो इधर उधर ऊपर की तरफ जा सके। तो यहाँ से मशीन से बॉल जब
ऊपर की तरफ गई है तो जिस हाइट तक गई है इसकी वेलोसिटी 0 होने तक वो 20 मीटर अगर है तो फोर्स कितना लगाया होगा ये हमें पता लगाना है। तो मशीन ने जो फोर्स लगा करके वर्क डन किया दैट इज F इंटू एस, उससे इसको काइनेटिक एनर्जी मिली बॉल को, और वो काइनेटिक एनर्जी इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय फोर्स, जो काइनेटिक एनर्जी मिली इसको हाफ mv², और वो काइनेटिक एनर्जी अभी यहाँ जो है वो सारे की सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई जब वो h हाइट ऊपर तक गया। तो यहाँ से हम वर्क डन बाय फोर्स F को अल्टीमेटली mgh के बराबर बोल सकते हैं, और फोर्स भी हॉरिजॉन्टल है और डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये वर्क डन हो गया, और mgh की वैल्यू दे रखी है तो इससे हमने f की वैल्यू पता लगा ली दैट इज 150 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन सरफेस टेंशन वाले में, जब अपन ने ट्यूब डिप की लिक्विड में तो हाइट पूछी है, तो आप हाइट का फॉर्मूला जानते ही हो 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। तो हमें सरफेस टेंशन कांस्टेंट t पूछा है तो बाकी सबको उधर भेज दिया, तो हो गया रो जी आर एच अपॉन 2 cos थीटा। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी अपन ने, लेकिन आंसर जो हमसे पूछा वो मिली न्यूटन में पूछा है। तो ये तो हमने ऐसा ही सिस्टम में वैल्यू डाली है, तो अभी तो न्यूटन पर मीटर में चल रहा है, तो इसको अपन ने क्या किया 10⁻³ छोड़कर बाकी को एक साथ रख दिया, तो उससे ये मिली न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। अब आंसर तो आया वैसे 101.25, लेकिन हमें तो इंटीजर में आंसर देना है, तो नियरेस्ट इंटीजर हो गया 101। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अभी कॉर्नर पे खड़ा हुआ है और ये जो अरेंजमेंट है वो 5 आरपीएम से घूम रहा है, और इस व्यक्ति ने अब सेंटर की तरफ चलना शुरू कर दिया, और जब ये सेंटर पे पहुंचेगा तब इस अरेंजमेंट का ओमेगा क्या होगा। इस दौरान आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब ये व्यक्ति जैसे यहाँ पर है तो इसका mg और नॉर्मल रिएक्शन दोनों बराबर होंगे, तो दोनों का टॉर्क हमेशा इस एक्सिस के अबाउट 0 बना रहेगा। तो इस एक्सिस के अबाउट इस अरेंजमेंट का टॉर्क 0 बना हुआ है, इसलिए हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं अबाउट दिस एक्सिस। तो एंगुलर मोमेंटम लिखें पहले का और बाद का आई ओमेगा, तो आई की वैल्यू पहले डिस्क के लिए क्या बन जाएगी mr²/2, इसका मास है 200 kg, और व्यक्ति को पॉइंट मास की तरह हम ले सकते हैं तो m इंटू r², ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो आई ओमेगा पहले का, आई ओमेगा बाद का, तो व्यक्ति जब यहाँ पहुंच जाएगा तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से 0 हो जाएगी, तो इस व्यक्ति का आई 0 हो गया, सिर्फ डिस्क का बचा है mr²/2 इंटू ω1, तो इसकी मदद से हमने ω1 कैलकुलेट कर लिया आरपीएम में दैट इज 9, तो आंसर हो गया अपना 9। हाँ, ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पॉपुलर क्वेश्चन है, 3 बार कम से कम पिछले 12 साल में आपको मिल जाएगा एडवांस में। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जब ये पूरी तरह से एम्प्टी है, पूरी तरह से खाली है, तो मैंने अपनी तरफ से इस पॉइंट का नाम दिया ए, तो ये व्यक्ति इस ए को देख पाता है। जब सब जगह हवा है तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा यानी लाइट बगैर मुड़े ऐसे सीधी चली जाएगी, सीधी चली जाएगी, यानी जब लिक्विड नहीं भरा तब की बात कर रहा हूँ मैं, जब ये पूरी तरह से एम्प्टी है। तो उस वक्त का एंगल निकालना चाहे तो मान लो मैं इस एंगल को आर नाम दे देता हूँ, तो 10r किसके बराबर लिख सकते हैं अपन, तो ये 15 और ये 15, तो टोटल मिलाकर ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 30, और उसके अलावा जो है हमें पता लगाना है 10r की वैल्यू, तो 10r की वैल्यू तो ये हो गया 30, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो भी कितनी 30, देखो ये वाली 30। तो इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ तक, ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें 10r बराबर ये 30 है और ये 30 है, तो 30/30, तो 10r बराबर 30/30, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई, r की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, r बराबर 45 डिग्री। तो ये जो r ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 45 डिग्री। अब जब हम इसमें लिक्विड डालेंगे तो लिक्विड डालने से क्या होगा, क्या ये पॉइंट ए इसको नजर आ रहा होगा, नहीं, अब तो ये लाइट जो है यहाँ से जब यहाँ जाएगी तो डेंसर से रेयर में जाने पर रिफ्लेक्ट होकर इधर की तरफ चली जाएगी, तो अब जो है कोई और पॉइंट नजर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन में बताया हुआ है कि अगर हम 30 सेंटीमीटर हाइट तक लिक्विड डालते हैं तो अब हम ये बॉटम वाला पॉइंट बी देख पा रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग अब इंसिडेंट रे कौन सी रही होगी, तो देखो मैं इंसिडेंट रे बनाता हूँ ये डार्क से, ये वाली इंसिडेंट रे रही होगी। अब ये मेन बात ये है इसमें कि जो रिफ्रेक्टेड रे है वो बदली होगी या नहीं बदली होगी, तो चूंकि व्यक्ति की आंखों की पोजीशन नहीं बदली है, इसका मतलब उसकी आंखों में जो लाइट आ रही है वो की वही रही होगी, इसका मतलब ये जो रिफ्रेक्टेड रे है ये सेम रही होगी। तो जो हमने पहले आर निकाला था वो आर तो वैसा का वैसा ही रहने वाला है, बस अब ये है कि वो रिफ्रेक्टेड एंगल है और अब इंसिडेंट एंगल बदल गया होगा, तो हम इस इंसिडेंट एंगल को आई कहें तो इस आई की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो 10i बराबर कितना हो गया 15 अपॉन ये डिस्टेंस दैट इज 30, 15/30, तो 10i 1/2 हो गया।
हमें स्नेल्स रूल के दौरान साइन आई की जरूरत पड़ेगी, तो टेन आई के ट्रायंगल से 1/2 लिख दिया, तो ये √5 हो गया हाइपोटेन्यूस, तो साइन आई कितना हो गया 1/√5। अब स्नेल्स रूल लगा देते हैं यहाँ पर, तो स्नेल्स रूल दैट इज एन आई साइन आई बराबर एन आर साइन आर, तो एन आई यानी यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू साइन आई दैट इज 1/√5 और एन आर दैट इज एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और साइन आर में आर 45 डिग्री, तो साइन आर हो गया कितना 1/√2, तो इससे म्यू की वैल्यू कैलकुलेट हो गई अपने पास √5/2, √5/2 1.581 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि म्यू की वैल्यू अगर n/100 है, तो इस म्यू को हमने n/100 के बराबर कर दिया, 100 को उधर भेज दिया, तो n बराबर हो गया 158.1। हमें नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना है, तो हो गया 158, तो हमारा आंसर हो गया 158। ये था जेईई मेन का 3 सितंबर का शिफ्ट 1 का पेपर।